नमस्कार छात्रों, आज हम इयत्ता 10वीं विषय हिंदी पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। हमें पता है कि अपना भारत देश बहुत ही सुंदर है और अनेक कारणों से प्रसिद्ध है। हमारे भारत देश में अनेक पर्यटन स्थल है। आपको पता है कि हमारे भारत देश में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, बताइए। हाँ, पंढरपुर, सही बात है। और रायगढ़, सही बात है। और वेरूल अजिंठा, सही बात है। और केरल, सही बात है। और गोवा, सही बात है। तो आज हम गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। गोवा जैसा मैंने देखा। गोवा जैसा मैंने देखा, इस पाठ के रचनाकार है विनय शर्मा। यह जो पाठ है गोवा जैसा मैंने देखा, इस पाठ के रचनाकार विनय शर्मा जी है। शुरू में हम विनय शर्मा जी रचनाकार, इनके बारे में जानकारी लेंगे, उनका परिचय देखेंगे। उनका जन्म सन 1973 मध्य प्रदेश उज्जैन में हुआ है। और जो लेखन किया है उनके बारे में जानकारी है। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में अधिकतर नियमित रूप से छपती है। यात्रा वर्णन या यात्रा वृत्तांत उनका पसंदीदा विधा है, साहित्य का प्रकार है यात्रा वर्णन। अनेक उन्होंने यात्राएं की है और जो बहुत सारा लेखन उन्होंने हिंदी में किया है, उसमें कुछ प्रमुख कृतियां यहाँ बताई है। आनंद का उद्गम, अमरकंटक, यह उनका ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा, यह उनका व्यंग लेखन है। अमरनाथ की यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, यह इनका यात्रा वृत्तांत है। बहुत सारा लेखन किया है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है वो उस पाठ के माध्यम से हमें उन्होंने बताया है। अब यह जो पाठ है गोवा जैसा मैंने देखा, इस पाठ में उन्होंने यात्रा के माध्यम से गोवा, यह जो राज्य है, इस राज्य के बारे में, जो गोवा के किनारे जो समुद्र तट है, सुंदर समुद्री किनारा, वहाँ की जीवन शैली और त्यौहार, वहाँ होने वाले जो त्यौहार है आदि का बड़ा ही मनोरम लेखक ने वर्णन किया है। जहाँ खुद वहाँ जाकर उन्होंने वह देखा है और वह हमें इस पाठ के माध्यम से हमें वह समझाना चाहते हैं। लेखक विनय शर्मा हमें कहते हैं कि गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि यहाँ पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। खींचना ओढ़ होती है कि कब मैं वहाँ जाऊँ, कब देखूँ, इस प्रकार का जो मन करता है उसे खींचना, मन खींचता है, ऐसा कहा है। गोवा, हमने अनेक बार यह नाम सुना है। हमारे इस भारत का जो यह नक्शा है, इस नक्शे में अपने भारत के पश्चिम की ओर एक छोटा सा राज्य यह गोवा है। और यह एक अपने देश में बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा पर्यटन स्थल है। भारत के अनेक भागों से, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, सभी ओर से लोग वहाँ गोवा देखने या आनंद उठाने आते हैं। वहाँ का जो जीवन शैली है, मौसम है, निसर्ग है, जो समुद्र तट है, वह देखने आते हैं। भारत में के ही नहीं, दुनिया के बाहर के देशों के भी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग
भारत के कम और बाहर के विदेशी जो लोग हैं वह तो ज़्यादा से ज़्यादा यह गोवा देखने आते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल गोवा यह है। तो हमारे लेखक विनय शर्मा यह भी गोवा देखने का मन उनका हुआ, और कैसे हुआ वह यहाँ हमें बताते हैं कि वह समझाते हैं हमें कि गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। मन तरंगायित होना, मन में उमंग भरना, ऐसा इसका अर्थ है। मन तरंगायित होना, मन में उमंग निर्माण होना या भरना। सभी का मन, गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और लेखक सवाल करते हैं क्यों न हो, क्योंकि गोवा की जो प्रकृति है, प्रकृति निसर्ग जिसे हम कहेंगे, निसर्ग सौंदर्य जो हमें देखने को मिलता है। देखिए कि यह जो नैसर्गिक दृश्य है, इसमें जब हम ऐसा दृश्य देखते हैं तो हमें भी वह वहाँ जाए और देखें ऐसा मन करता है। इस प्रकार वहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही अनेक पर्यटकों को वहाँ खुद ब खुद खींच लेता है, ऐसा लेखक हमें समझाते हैं। हमारे देश के एक कोने में स्थित होने के ये गोवा, यह जो राज्य है कि अपने भारत के एक कोने में, एक छोटा सा भाग जो है, बहुत छोटा राज्य है, और इस कोने में स्थित होने के बावजूद भी पर्यटन के दिल की यह धड़कन है। अनेक पर्यटक लोग वहाँ देखने आते हैं। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। लेखक इंदौर में रहते हैं और इंदौर से वह तय करते हैं, निश्चय करते हैं कि हमें गोवा जाना है, और वह अपने परिवार के साथ सपरिवार, पत्नी, बच्चे और वह खुद वह निकलते हैं। और उनके साथ आगे खंडवा से लेखक इंदौर से निकले, जो गोवा एक्सप्रेस रेल है, इस रेल से वह, जैसे कि यह रेल दिल्ली से गोवा है और यह गोवा एक्सप्रेस के नाम से पहचानी जाती है। यह इंदौर में आने के बाद जो रेल स्टेशन है, वहाँ रुकने के बाद लेखक उसमें बैठते हैं, और आगे का जो स्टेशन है वह है खंडवा। खंडवा शहर का नाम और एक रेलवे स्टेशन, जहाँ उनके आसपास साधु साहब रहते थे। साधु साहब भी खंडवा से उनमें शामिल हो गए। अब यहाँ साधु, पता है आपको, साधु मराठी शब्द है जो अपनी पत्नी की जो बहन है उसके पति को हम साधु कहते हैं। तो साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। इस प्रकार लेखक 23 नवंबर को निकले। जब गोवा एक्सप्रेस मंडगांव रुकी, गोवा का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन मंडगांव रेलवे स्टेशन, जब मंडगांव पहुंची तो सुबह का उजास हो गया था, ऐसा लेखक कहते हैं। उजास, उजाला, सुबह हो गई, और एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। स्टेशन से बाहर आने के बाद रास्ते के किनारे अनेक टैक्सियाँ, ऑटो टैक्सी जिसे हम कहते हैं, जो गाड़ी से उतरने के बाद जहाँ जाना है वहाँ पहुँचाने के लिए यह भाड़े की जो टैक्सी होती है वो टैक्सी वहाँ पर रुक गई। तो लेखक का मन जो है वह टैक्सी के जो ड्राइवर है उसने हॉर्न बजाया और हॉर्न ने लेखक का मन उसकी ओर खींचा, और लेखक और सभी जो
उनके साथी है, साधु साहब है, परिवार है, वह उनमें बैठ गए और टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो शीतल हवा के झोंके से लेखक का मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। लेखक ऐसा बताते कि जब वह गोवा में पहुँचे, मंडगांव रेलवे स्टेशन उतरे, तो वह एक टैक्सी में बैठकर जाने लगे। तब वहाँ उन्हें शीतल हवा उन्हें लगने लगी, तो उनका मन प्रसन्न हो गया। और जो इंदौर से यहाँ तक आए तो आते समय आने के बाद उनको थकावट महसूस हो रही थी, तो वह थकावट सारी मिट गई। क्योंकि वह बताते हैं कि पर्यटन के लिए हम आए हैं, तो पर्यटन का एक अपना ही आनंद होता है, ऐसा लेखक यहाँ हमें समझाते हैं। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो, तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। लेखक हमें समझाते हैं कि हम हर रोज़ की जो क्रियाकर्म करते हैं या कामकाज होता है, उसमें जो रोज़ का काम करने से जो निराशा आती है, उदासी आती है, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, ऐसे पर्यटन स्थलों को भेंट देना चाहिए, जिससे मज़ा आता है और सारी जो समस्याएं हैं उससे छुटकारा मिलता है, ऐसा लेखक हमें कहते हैं। यहाँ शब्द आया है निजात। निजात का मतलब है मुक्ति पाना, मुक्त या छुटकारा। जो हर रोज का जो क्रियाकल्प है, गतिविधियां हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए थोड़े से समय के लिए, थोड़े से दिनों के लिए जो हम पर्यटन जाते हैं, तो उसमें हम छुटकारा पाते हैं। और छुटकारा पाने के लिए पर्यटन ही एक अच्छा तरीका है, ऐसा लेखक हमें यह समझाते हैं। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है। हर रोज का जो अपना दिनचर्या है, अपना काम, ऑफिस जो भी है, वहाँ जो काम करते हैं और दूसरी जगह जो माहौल है, मौसम है, वहाँ से मन तरोताज़ा हो जाता है और शरीर को कुछ समय के लिए भी विश्राम मिल जाता है। जो काम हम करते हैं, उस काम से शरीर थकता है और उससे इस शरीर को आराम मिलने के लिए, विश्राम मिलने के लिए पर्यटन ही अच्छा तरीका है, ऐसा लेखक हमें यहाँ समझाते हैं। तो कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनेलियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। लेखक टैक्सी में बैठे हुए हैं और टैक्सी चली जा रही है। लेखक ने उन्हें बताया कि हमें कहाँ जाना है। तो यह जो मडगांव स्टेशन उतरे थे और वहाँ से टैक्सी में बैठे थे, तो मडगांव से 5 किलोमीटर दूर पर दक्षिण की ओर एक कस्बा है। कस्बा एक बस्ती जिसे हम कहेंगे कस्बा, छोटा सा गांव या बस्ती जहां लोग रहते हैं, और उस बस्ती का नाम है बेनालियम। जो वहां एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। रिसोर्ट जिसे हम होटल, जहां में हम बाहर कहाँ जाते हैं तो वहां हमें ऐसे होटलों में रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, तो उसे अंग्रेजी में रिसोर्ट ऐसा कहा है। होटल में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था। लेखक हमें समझाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो वहाँ का जो जानकारी है हमें लेनी चाहिए, और अगर हम जानकारी नहीं लेते या इस प्रकार कुछ होटल या कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, वहाँ जगह है या नहीं, इसके बारे में अगर हम जानकारी नहीं लेते तो परेशानियाँ होती है। समय पर जगह नहीं मिलती, होटल भरा हुआ होता है, तो कहाँ रुकना और परेशानी होती है। इसलिए पर्यटन को जब हम निश्चित करते हैं, तभी वहाँ कहाँ जाना है, वहाँ का कौन सा होटल है, वहाँ क्या क्या मिलता है, सब जो सोई सुविधाएं हैं होती है या नहीं, इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो लेखक ने यह सब जानकारी ली थी। जो मडगांव से उतरने के बाद वह सीधा टैक्सी में बैठे और कस्बा बेनालियम रिसोर्ट में वह आ गए। और
लेखक कहते हैं कि रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति, जो औपचारिकता है कि हम आए, जो नाम लिखना है, तय करना है, पहचान बतानी है, ऐसा जो खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। सूट का मतलब है कमरा। होटल में जो अनेक कमरे हैं उसमें लेखक ने एक दो जो कमरे में बुक किए हैं उसमें उन्होंने अपने अपने कमरे में चले गए, ऐसा लेखक हमें समझाते हैं। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। लेखक हमें समझाते हैं कि गोवा के बारे में हमें जानकारी देना चाहते हैं। जो खास बातें हैं उसमें दरअसल गोवा राज्य दो भागों में बटा हुआ है। गोवा ये जो राज्य है, देखो इधर कि यह दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक दक्षिणी गोवा राज्य और उत्तर गोवा जिला, दक्षिणी गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला, इस प्रकार से यह हमें यहाँ देखने को मिलता है। दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला, इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह जो गोवा राज्य है, इस गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। और यह जो पणजी हमने नाम सुना है, पणजी, गोवा की राजधानी। पणजी गोवा की राजधानी है, प्रसिद्ध है। और यह जो पणजी शहर है वह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ऐसा गोवा की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, खास बातें हैं, वह लेखक हमें यहाँ समझाना चाहते हैं। यह अब जो मांडवी नदी है, यह नदी बहुत बड़ी है तथा इस मांडवी नदी में वर्षभर पानी रहता है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ का मौसम प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। ऐसा लेखक कहते हैं कि यह जो नदी है नैसर्गिक वातावरण है, लेकिन यहाँ के मौसम में उमस तथा हवा में नमी है। उमस गर्मी है और हवा में नमी है, मतलब सदा के लिए थोड़ा सा गर्म महसूस होता है। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ के बारे में जानकारी दी। शरीर चिपचिपाता रहता है लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरी तमाश से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी होती है। जो लेखक यहाँ गोवा और मुंबई इन दोनों के बारे में थोड़ा सा फर्क हमें बताते हैं कि मुंबई में और गोवा में ये फ़र्क है कि मुंबई में ज़्यादा उमस है, ज़्यादा गर्मी है, शरीर बहुत ही चिपचिपाता है, लेकिन गोवा में इतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, क्योंकि गोवा के आसपास का जो क्षेत्र है वह हरी तमा से भरपूर है। हरी तमा, हरियाली जिसे हम कहेंगे, हरी तमा, हरियाली, घास, इस प्रकार से जिधर उधर देखो हरियाली हरियाली है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा नमी नहीं होती। मुंबई और गोवा इनके अंदर जो फ़र्क है, ये फ़र्क इस प्रकार से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन जो धूप है वह धूप मुंबई में जिस प्रकार से धूप पड़ती है उसी प्रकार यहाँ भी उसी प्रकार तीखी तेज इस प्रकार की धूप होती है। ऐसा लेखक गोवा के बारे में जानकारी देते हैं। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। गोवा की कुछ खास बातें यहाँ हैं कि गोवा जब हम जाएंगे तो क्या देखेंगे? तट, समुद्र तट जो है वह हम देखते हैं। खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तट, महंगे होटल, अनेक होटल है, जैसे कि रिसोर्ट हमने कहा। लोग पर्यटन के लिए वहाँ घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, आनंद लेने जाते हैं, तो वह होटलों में रुकते हैं। तो अनेक होटल है, बड़े बड़े होटल है और महंगे है, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। महंगे होटल तथा खास जीवन शैली के लिए गोवा यह शहर या राज्य जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद यह अपने एक सांस्कृतिक विरासत में भी समेटे हुए है। एक इसके अलग पहचान है।
भारत देश और भारत में यह जो गोवा है यह एक इसकी अलग विरासत है, विशेषता है, ऐसा लेखक यह समझाते हैं। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। लेखक बताते हैं कि अब गोवा में आने के बाद शाम का जो मज़ा है वो मज़ा हमें बेनालियम बीच में जाने के बाद हमें वह मज़ा देखने को मिलता है। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि चलो मैं आपको अब बेनालियम बीच दिखाता हूँ और आप भी चलो, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह यह बेनालियम है, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। लेखक अब शाम के समय में अपने परिवार के साथ यहाँ बेनालियम बीच पर जाने के लिए निकले और जाते समय उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। रिसॉर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किमी थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो नहीं पा रही थी। जहाँ वे रुके थे उस होटल से और बीच के पास जाने के लिए वह जल्दी जल्दी जाना चाहते थे, लेकिन वह जगह जल्दी नहीं आ रही थी। अरब सागर देखने का ये उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी रणबेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। अब सामने यह बीच या समुद्र तट किनारा दिखाई देने लगा, तो सभी जल्दी जल्दी जाने के लिए, मज़ा करने के लिए निकल पड़े। सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। अब वहाँ क्या है? तट है, रेत है। रेत से जाना बड़ा, दौड़ना भागना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ऐसा लेखक कहते हैं। फिर भी धसे हुए पैरों से पूरी ताकत से उठाकर हम भाग रहे थे। इस प्रकार लेखक हमें समझाते हैं। खूबसूरत सुंदर समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। लेखक का जो यह है कि जहाँ से मैं आया हूँ और यह गोवा का बीच हमें देखना है, तो कब मैं उस समुंदर में जा देखूँ, जा गिरूँ और आनंद उठा लूँ, पानी का मज़ा ले लूँ। इस प्रकार लेखक यह समुंदर देखते ही, खूबसूरत बहुत ही सुंदर ऐसा यह गोवा का जो समुंदर है वो देखते ही वह जाकर समुद्र में पानी से लिपट गए, ऐसा वह कहते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो बच्चे भी बाजू में रेत का घर बनाने में जुट गए, ऐसा बताते हैं। लहरें उनका घर गिरा देती। जो बच्चे हैं अब वहाँ खेल रहे हैं। अब पानी है, बाजू में रेत है और पानी के कारण यह जो रेत है उस रेत में रेत को उठाना, कुछ घर बनाना, इस प्रकार बच्चे खेल रहे थे। लहरें उनका घर गिरा देती तो दूसरी लहरें आने तक पहले फिर नया घर बनाने में वह जुट जाते। बच्चों का ये एक आनंद है, अलग प्रकार का खेल है। वहाँ इधर बाहर कौन सा भी खेल खेलेंगे, लेकिन तट पर जब वह जाएंगे, किनारे जाएंगे, बीच पर जाएंगे, तो वहाँ वह रेती से अपना घर बनाते हैं। और जब बन रहा है तभी और पानी की लहर आती है, समुद्र की लहर आती है और वह पानी से जो बनाया हुआ बच्चों का घर है वह फिर से नष्ट हो जाता है, मिट जाता है। और फिर बच्चों को भी आनंद है और फिर बच्चे दूसरा घर वहाँ बनाते हैं। इस प्रकार उनका क्रम चलता रहा, ऐसा लेखक हमें समझाते हैं। मैंने इन बच्चों से सीखा। लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह हमें समझाते हैं कि बच्चे घर बनाते हैं और लहरों से वह मिट जाता है। इससे लेखक हमें यह समझाते हैं कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेखक ने हमें यहाँ समझाई है कि आशावाद होना चाहिए कि मुझे वो बनाना है, करना है। तो कितना भी काम अगर असंभव हुआ तो आशावाद हो तो कौन सा भी काम असंभव नहीं है, वह संभव हो सकता है, ऐसा उन्होंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। शाम घर आने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नीति है। आज सारी दुनिया में या हम देखते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा कुछ भी हम बनाए, लेकिन अंत में वह नष्ट होने वाला है। यह जो जीवन क्रिया है जिसे नियति, ऐसा लेखक ने हमें समझाने की कोशिश की है कि मानो हर लहर
हमें यह कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नीति है और यही जीवन का सत्य भी है। तो ठीक है, आज हम यहीं पर रुकते हैं और दूसरा भाग में हम आगे का पाठ देखेंगे।